आज का जो हमारा लेक्चर है पोस्ट आर एन थर्ड सेमेस्टर और BSN 7th सेमेस्टर के सब्जेक्ट लीडरशिप एंड मैनेजमेंट का यूनिट नंबर 1 मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशनल थियरीज स्ट्रक्चर एंड कल्चर। इसको आज हम डिस्कस करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। सही है। तो आज के लेक्चर्स के ऑब्जेक्टिव्स हमारे साथ मौजूद है जिसमें हम मंदरजैल टॉपिक्स पर डिटेल के साथ बात करेंगे। At the end of this session, the students will be able to discuss various theory of management. मैनेजमेंट के हवाले से जो मुख्तलिफ theories पेश किए गए थे, प्रपोज किए गए थे, उसको डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ वेरियस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, हमारे साथ मुख्तलिफ किस्म है ऑर्गेनाइजेशन के, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के, उसको डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ डिफरेंट टाइप ऑफ हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन के हमारे साथ मुख्तलिफ टाइप्स है, उस पर हम बात करेंगे। स्टाफ और लाइन रिलेशनशिप कैसे कहते हैं, स्टाफ और लाइन रिलेशनशिप को जो है डिस्कस करेंगे। इसके अलावा डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट पर हम बात करेंगे, ठीक है, कि हमारे साथ जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होती है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट होती है और लोअर लेवल मैनेजमेंट होती है, इसमें क्या डिफरेंस है, इसको डिस्कस करेंगे। और आखिर में हम फॉर्मल इनफॉर्मल स्ट्रक्चर विद इन द ऑर्गेनाइजेशन में हमारे साथ जो फॉर्मल इनफॉर्मल स्ट्रक्चर होती है, तो इसमें क्या डिफरेंस है, इस पर हम आज के लेक्चर में बात करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन की। ऑर्गेनाइजेशन किसे कहते हैं? सिंपल अल्फाज में अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन की डिफिनीशन करूं आप स्टूडेंट्स को, तो ऑर्गेनाइजेशन से मुराद ये है कि कोई भी ऐसा सिस्टम जहां पर लोग एक ख़ास तादाद में जमा हुए हो, ठीक है, और एक ख़ास मकसद के लिए वो मिलजुल कर क्या कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, ताकि उस सिस्टम के जो ऑब्जेक्टिव्स है, जो गोल्स है, उसको क्या किया जाए, अचीव किया जाए, ठीक है। तो इस तरह का जो सिस्टम होता है जिसमें लोग एक ख़ास मकसद के लिए जमा हुए होते हैं और मिलजुल कर काम करते हैं अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, तो इसको हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन की डिफिनीशन आपको दी है कि एन ऑर्गेनाइजेशन इज अ कलेक्शन ऑफ पीपल working together under a defined structure to achieve predetermined outcomes using financial, ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज। वही बात है जो कि मैंने आपको कही कि ऑर्गेनाइजेशन ये हमारे साथ लोगों पर मुश्तमिल एक जगह होती है, एक सिस्टम होता है जहां पर सारे लोग जो है मिलजुल कर क्या कर रहे होते हैं, एक डिफाइंड स्ट्रक्चर के मुताबिक उस ऑर्गेनाइजेशन ने पहले से अपने लिए जो गोल सेट किए होते हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स बनाए होते हैं, तो उसको अचीव करने के लिए ये सारे लोग क्या करते हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए, ह्यूमन रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए और मटेरियल रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए क्या करते हैं, काम करते हैं और उस गोल्स को अचीव करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह का जो सिस्टम होता है इसको हम क्या कहेंगे, ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे। इसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से एक एग्जाम्पल आपको यहाँ पर दिया है, कहते हैं कि इट इज़ थॉट एज द ऑर्गेनाइजेशन इज अ स्टेज एक्टर्स कम्स एंड प्ले देयर रोल, प्ले इज सक्सेसफुल व्हेन ऑल द एक्टर्स परफॉर्म वेल, अदरवाइज इट गेट्स और लॉसेस इट इम्पोर्टेंस। कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन की मिसाल ऐसी है जैसे कि आप लोग जो है स्टेज पर खड़े हैं और आप लोग जो है एक ड्रामा प्ले कर रहे हैं। अगर इस ड्रामे में तमाम जो करेक्टर है वो सही तरीके से अपने किरदार को अदा करते हैं, सही तरीके से अपने रोल को प्ले करते हैं, तो इस तरह से इनका ये ड्रामा जो है सक्सेसफुल हो जाता है और ये लोग जो है मकबूल हो जाते हैं। लेकिन अगर इसके बरक्स हो, मतलब ये है कि सही तरीके से अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को जो है वो पूरा ना करे, अपने रोल को प्ले ना करे, तो इस तरह से ये ड्रामा जो है क्या हो जाता है, फेल हो जाता है और इसकी इम्पोर्टेंस जो है वो क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। बिल्कुल इसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन भी होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी स्टाफ होते हैं, जितने भी मेंबर्स होते हैं, अगर ये मेंबर्स अपने रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को जान ले और उसको सही तरीके से जो है परफॉर्म करें, तो ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स होंगे, जो ऑब्जेक्टिव होंगे, वो आसानी से ये लोग अचीव कर सकेंगे। अगर ऐसा नहीं करते तो ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव होंगे, जो गोल होंगे, वो फिर ये लोग अचीव नहीं कर सकेंगे। तो इसको हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं।
फिर यहाँ पर हमारे साथ कुछ ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरीज है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरीज किस लिए जो है प्रपोज किए गए हैं? ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरीज जो है इसलिए प्रपोज किए गए हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स है, ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स है, उसको इफेक्टिव तरीके से अचीव किए जा सके। तो इसके लिए थ्योरीज जो है, मुख्तलिफ लोगों ने थ्योरीज जो है वो प्रपोज किए थे, और उस थ्योरीज को आज हम डिस्कस करेंगे। अभी सबसे पहले नंबर पर हमारे साथ क्लासिकल थ्योरी आती है, दूसरे नंबर पर ह्यूमनिस्टिक थ्योरी, सिस्टम थ्योरी, कंटिजेंसी थ्योरी हो गई, कॉस्ट थ्योरी हो गई, और कम्प्लेक्सिटी थ्योरी। इन सारी थ्योरीज को वन बाय वन अब हम डिस्कस करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। क्लासिकल थ्योरी की बात करते हैं। क्लासिकल थ्योरी क्या है? क्लासिकल थ्योरी डेवलप्ड बाय फ्रेडरिक टेलर। क्लासिकल थ्योरी इज अ ट्रेडिशनल अप्रोच which focus exclusively on the structure of formal organization। क्लासिकल थ्योरी को किसने प्रपोज किया था? क्लासिकल थ्योरी को जो है फ्रेडरिक टेलर ने प्रपोज किया था। एमसीक्यूज में आपका ये आ सकता है, ठीक है। क्लासिकल थ्योरी जो है ये हमारे साथ एक ट्रेडिशनल मेथड है, इसको प्रपोज और इसको फादर ऑफ मैनेजमेंट भी कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इसको किसने प्रपोज किया था? इसको फ्रेडरिक टेलर ने प्रपोज किया था, और इसको प्रपोज करने का जो पर्पस था वो यही था कि जो ऑर्गेनाइजेशन है इसके स्ट्रक्चर को हम क्या करें, इफेक्टिव बनाएं। इसके स्ट्रक्चर को हम ऐसे बनाएं कि यहाँ पर मौजूद जितने भी लोग हैं वो प्रॉपर तरीके से काम करें, रूल्स रेगुलेशन के मुताबिक काम करें, ताकि और ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स है, जो ऑब्जेक्टिव है, उसको आसानी से और विद इन टाइम के अंदर उसको अचीव किए जा सके। Its main focus is efficiency through design, people working more rationally and productively through a well-defined task or organizational design। ज़ाहिरी बात है, क्लासिकल थ्योरी अभी मैंने आपको बताया कि इस थ्योरी का जो बुनियादी पर्पस था वो यही था कि ऑर्गेनाइजेशन को हम एक फॉर्मल स्ट्रक्चर दें। फॉर्मल स्ट्रक्चर से मुराद ये है कि इसमें मौजूद जितने भी स्टाफ मेंबर्स हो तो उनको हम ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स रेगुलेशन बताए, ठीक है। उनको हम इनके टास्क के हवाले से आगाह करें, ठीक है। हर एक मेंबर को जो है उनके टास्क दे ताकि वो सही तरीके से और अपने जो काम उनको दिए गए हैं, ठीक है, उसको क्या करें। काइंडली अपने म्यूट माइट करें, अपने म्यूट अपने माइक जो है म्यूट करें। इनका ऑन है। जो मेन पर्पस था वो यही था कि हम इस ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी को क्या करें, बेहतर बनाएं। एफिशिएंसी से मुराद ये है काम करने की जो सलाहियत है इसको हम क्या करें, बेहतर बनाएं, और हर एक मेंबर को जो है उनके टास्क जो है हम बताएं ताकि वो अपने काम में जो है वो मशगूल हो, ठीक है, और इसी तरह से अपने ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव हो उसको टाइम पर जो है पूरा करे। तो इस तरह से हमारी ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रोडक्टिविटी होगी उसमें भी क्या आएगी, इम्प्रूवमेंट आएगी, और हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या होगा, सक्सेसफुल होगा। तो इस मकसद के लिए क्लासिकल थ्योरी को प्रपोज किया गया था, ठीक है। तो एमसीक्यूज में आपसे पूछ सकते हैं कि क्लासिकल थ्योरी का मेन पर्पस क्या था। तो मेन पर्पस यही था कि ऑर्गेनाइजेशन में एक फॉर्मल स्ट्रक्चर को जो है बनाया जाए और इसकी जो एफिशिएंसी है इसको क्या की जाए, बेहतर की जाए। तो इस मकसद के लिए क्लासिकल थ्योरी प्रपोज की गई थी। फिर इसी तरह से अगर हम क्लासिकल थ्योरी की इम्पोर्टेंस पर बात करें, ठीक है, इम्पोर्टेंस ऑफ क्लासिकल थ्योरी, तो द थ्योरी इज डिज़ाइन फॉर, इस थ्योरी को किस मकसद के लिए डिज़ाइन किया गया था? अभी मैंने आपको बताया कि ऑर्गेनाइजेशन की जो स्ट्रक्चर है इसको फॉर्मल बनाने के लिए, ठीक है, इसको सही तरीके से सिस्टम, इसको एक सिस्टमेटिक स्ट्रक्चर बनाने के लिए जो है ये थ्योरी प्रपोज की गई थी। इसी तरह से इसकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए जो है, इम्प्रूव करने के लिए ये थ्योरी प्रपोज की गई थी। इसके साथ साथ राइट पीपल फॉर द राइट जॉब, ठीक है, मतलब यह है कि ऐसे लोगों को हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में हायर करें, उनको हम मौके दें जिनके पास एक्सपीरियंस हो, और जो काम हम ऑर्गेनाइजेशन में कर रहे हैं उसी काम के लिए क्या करें, हम लोगों को क्या करें, हायर करें।
अच्छा जी, तो राइट पीपल फॉर द राइट जॉब, ठीक है। मतलब जो काम हम ऑर्गेनाइजेशन में कर रहे हैं तो उसी काम के लिहाज से हम क्या करें, लोगों को हायर करें जिनको उन कामों में क्या हो, एक्सपीरियंस हो। इसके साथ साथ ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस एंड सर्वाइवल, ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए और एक ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए सर्वाइव करने के लिए क्लासिकल थ्योरी को क्या किया गया था, प्रपोज किया गया था, ठीक है। क्लासिकल थ्योरी इज बिल्ड अराउंड 4 एलिमेंट। कोई क्वेश्चन है यहाँ तक जितना भी पढ़ा है, समझ आ गई सब स्टूडेंट्स को? जी सर। जी अच्छा, सर, आ गई है सर। सही है, सही। क्लासिकल थ्योरी इज बिल्ड अराउंड 4 एलिमेंट, मतलब 4 एलिमेंट्स के बुनियाद पर क्लासिकल थ्योरी को बनाया गया है, ठीक है। सबसे पहला जो एलिमेंट है वो है डिवीजन एंड स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर्स। मतलब ये है कि ऑर्गेनाइजेशन में आप जितने भी मेंबर्स को हायर कर रहे हैं तो इनके पास जो है स्किल्स होने चाहिए, ये लोग अपने स्किल्स में माहिर होने चाहिए। और हर एक जो मेंबर है ऑर्गेनाइजेशन में उनको जो है उनके काम क्या किए जाए, हवाले किए जाए। मतलब काम को मुकम्मल तौर पर क्या किया जाए, लेबर्स में तकसीम किया जाए, ताकि हर एक बंदा अपने काम में जो है मसरूफ़ हो और वो अपने जो ऑर्गेनाइजेशन की जो गोल्स है, जो ऑब्जेक्टिव्स है, उसको टाइम पर क्या करे, अचीव करे, पूरा कर सके। इसी तरह से ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए जो है ये क्लासिकल थ्योरी बनाई गई थी, ठीक है। चेन ऑफ कमांड, चेन ऑफ कमांड से मुराद ये है कि एक प्रॉपर चैनल के ज़रिए ऑर्डर जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ आए, नीचे से ऊपर की तरफ जाए, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, चेन ऑफ कमांड कहते हैं। जैसे कि आपके कॉलेज के मिसाल के तौर पर आपके कॉलेज के प्रिंसिपल है, ठीक है, फिर इसके बाद वाइस प्रिंसिपल आते हैं, फिर इसके बाद एचआर आते हैं, एचआर के बाद कोऑर्डिनेटर आते हैं, कोऑर्डिनेटर के अंडर जो है आपके लेक्चरर स्टाफ आते हैं और लेक्चरर स्टाफ के अंडर आपके जो स्टूडेंट्स होते हैं वो आते हैं। तो प्रिंसिपल जो है वो एक ऑर्डर जारी करता है, वो ऑर्डर जो है वाइस प्रिंसिपल से एचआर के पास आता है, एचआर फिर वो कोऑर्डिनेटर को बताते हैं, कोऑर्डिनेटर जो है वो अपने जो अंडर लेक्चरर स्टाफ होते हैं उनके साथ शेयर करते हैं और वही स्टाफ फिर अपने स्टूडेंट्स पर अप्लाई करते हैं। तो प्रॉपर एक चैनल होता है ऑर्डर्स को जारी करने का और फीडबैक लेने का, ठीक है। तो इसके बुनियाद पर जो है क्लासिकल थ्योरी को जो है प्रपोज किया गया था। इसके साथ साथ स्पैन ऑफ कंट्रोल, स्पैन ऑफ कंट्रोल से मुराद ये है कि मिसाल के तौर पर आप सुपरवाइज़र है, ठीक है, तो आप के अंडर कितने लोग जो है वो काम कर सकते हैं, या आप कितने लोगों को जो है उनको मैनेज कर सकते हैं, उनको आप सुपरवाइज कर सकते हैं, उनको आप मॉनिटर कर सकते हैं, ठीक है, हैंडल कर सकते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, इसको स्पैन ऑफ कंट्रोल कहते हैं। तो इन 4 कंपोनेंट के बुनियाद पर जो है क्लासिकल थ्योरी को बनाया गया था, इसको डेवलप किया गया था। क्लियर है? यस सर। जी सर। अच्छा जी। इसके बाद फिर हमारे साथ पहले नंबर पर आता है डिवीजन एंड स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर। डिवीजन एंड स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर्स का ऑलरेडी अभी मैं आपको बता चुका हूँ कि डिवाइडिंग द वर्क रिड्यूसेस द नंबर ऑफ टास्क दैट ईच एम्प्लॉय मस्ट कैरी आउट and that way increasing efficiency and improving the organization products. This concept used to increase proficiency and specialization. वही बात है जो कि मैंने आपको बताई थी कि डिवीजन एंड स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर से मुराद ये है कि ऑर्गेनाइजेशन में मौजूद आपके पास जितने भी स्टाफ मेंबर्स हैं, ठीक है। सर जी जी, पीछे जो आप पढ़ा रहे थे चेन ऑफ कमांड, वो दोबारा आगे आएगा या फिर उसको काइंडली रिपीट कर देंगे? वो आएगा, दोबारा आगे आएगा? वो आएगा आएगा। ठीक है, ओके। सबकी डिटेल आ रही है, वो आएगा अच्छा फिर जी। लास्ट पे। तो यहाँ पर डिवीजन और स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर से मुराद ये है कि ऑर्गेनाइजेशन में मौजूद जितने भी स्टाफ मेंबर्स हैं, ठीक है, तमाम स्टाफ मेंबर्स को उनकी जो जिम्मेदारियां हैं, उनके जो एक्टिविटीज़ हैं, उनका जो काम है वो हवाले कर दे। तो इससे ये होगा कि एक बंदे पर काम का बर्डन नहीं होगा, ठीक है। तमाम लोगों के पास जो है काम जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो तमाम लोग जो है उस काम में मसरूफ़ होंगे और बेहतर तरीके से वो इस काम को सर अंजाम देंगे। इसके बरक्स अगर आपके पास जो है स्टाफ ज़्यादा है और आप 2-3 बंदों पर जो है पूरे ऑर्गेनाइजेशन का काम लोड जो है वो डाल दे, तो वो क्या होगा, उस पर लोड होगा, इसकी वजह से वो
वो काम जो है सही तरीके से नहीं कर सकेंगे। तो ऑर्गेनाइजेशन की जो एफिशिएंसी होगी वो भी ख़राब होंगी, इसके साथ साथ जो प्रोफिशिएंसी है उसमें भी ख़राबी आएंगी, ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशनल प्रोडक्ट जो है उसमें भी इम्प्रूवमेंट नहीं आएंगी। तो डिवीजन एंड स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर जो है ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा क्या होती है, हेल्पफुल साबित होती हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे साथ दूसरे नंबर पर जो आता है वो है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर से मुराद ये है कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर डिस्क्राइब द अरेंजमेंट ऑफ द वर्क ग्रुप। क्लासिकल theorists developed the concept of departmentalization as a mean to maintain command, authority, and provide a formal system for communication. ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर से मुराद ये है कि आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है आप इसको मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में क्या करें, डिवाइड करें। हर एक डिपार्टमेंट में आपके पास क्या होंगे, ख़ास तादाद में मेंबर्स होंगे, स्टाफ होंगे, और हर एक डिपार्टमेंट का अपना एक ख़ास रोल होगा। तो इस तरह से जो वर्कलोड होगा वो क्या होगा, पूरे डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट होगा, और इसी तरह से हर एक डिपार्टमेंट का आपके पास क्या आएगा, एक और क्या कहते हैं, सरबराह होगा, और वही सरबराह जो है आपका वो डिपार्टमेंट जो है उसको कंट्रोल कर रहा होगा। तो इस तरह से जो काम होगा वो सही तरीके से होगा, टाइम पर होगा, और ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव होंगे, जो गोल होंगे, वो टाइम पर क्या होंगे, फुलफिल होंगे। तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर से मुराद ये है, ठीक है, कि जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है उसको हम क्या करें, डिपार्टमेंट में डिवाइड करें, और हर एक डिपार्टमेंट में मौजूद जो मेंबर्स हैं उनको हम क्या करें, उनके रोल हवाले करें, तो वो उन्हीं रोल के मुताबिक क्या करेंगे, काम करेंगे। तो इस वजह से ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल होंगे वो आसानी से अचीव होंगे। Max Weber in 1958 proposed the term bureaucracy। स्ट्रक्चर की कोई एग्जांपल दे दें, कर देता है उसको। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसको हम ब्यूरोक्रेसी कहते हैं, ठीक है, कि जहाँ पर हर एक बंदे को आज़ादी हो कि वो अपने ख़्यालात का क्या करे, इजहार कर सके। लेकिन आजकल के ज़माने में ब्यूरोक्रेसी का मतलब पाकिस्तान में जो लोग मतलब ले रहे हैं वो बहुत गलत है। मतलब टुडे दिस वर्ड हैज़ नेगेटिव इम्प्लीकेशन, मतलब आजकल के ज़माने में लोग इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, सजेस्टिंग लॉन्ग वेट, इनएफिशिएंसी एंड रेड टेप, ठीक है। तो ये मैक्स वेबर ने इस ब्यूरोक्रेसी टर्म को क्या किया था, प्रपोज किया था। फिर इसके बाद हमारे साथ जो तीसरा कंपोनेंट आता है वो है चेन ऑफ कमांड। चेन ऑफ कमांड का भी मैंने ऑलरेडी आपको एग्जांपल दे दिया है, वो कॉलेज का, जिसमें आपके पास एक प्रिंसिपल होता है, फिर वाइस प्रिंसिपल होता है, फिर एचआर होता है, फिर कोऑर्डिनेटर होते हैं, फिर स्टाफ लेक्चरर होते हैं, लेक्चरर के अंडर क्या होते हैं, स्टूडेंट्स काम कर रहे होते हैं। सो द चेन ऑफ कमांड इज द हायरार्की ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये हमारे साथ ऑर्गेनाइजेशन में कमांड, कमांड किसे कहते हैं, ऑर्डर देने का एक चेन होता है, जिसमें सबसे पहले जो टॉप लेवल मैनेजर होते हैं, ठीक है, वो ऑर्डर देते हैं, फिर टॉप लेवल मैनेजर से ऑर्डर आता है मिडिल लेवल मैनेजर्स को, फिर मिडिल लेवल मैनेजर से ऑर्डर आता है लोअर लेवल मैनेजर्स को, और लोअर लेवल मैनेजर अपने अंडर काम करने वाले जो स्टाफ होते हैं, जो वर्कर होते हैं, उन पर वो ऑर्डर अप्लाई करते हैं। फिर इसी तरह से उससे फीडबैक लेते हुए लोअर से मिडिल की तरफ जाते हैं, मिडिल से फिर अपर लेवल ऑफ मैनेजर की तरफ जाते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, इसको चेन ऑफ कमांड कहते हैं। क्लियर है? यस सर। अथॉरिटी, अथॉरिटी किसे कहते हैं, अथॉरिटी से मुराद ये है कि आपके पास किसी चीज़ के हवाले से इख्तियार हो, इसको अथॉरिटी कहते हैं। अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि अथॉरिटी से मुराद इख्तियार, रिस्पॉन्सिबिलिटी से मुराद ये है कि आप किसी चीज़ की जिम्मेदारी लेते हैं कि ये काम मेरी जिम्मेदारी है, मैं इस काम को पूरा करूँगा। और अथॉरिटी में आप क्या करते हैं, आपके पास एक पावर होता है, एक ऑर्डर होता है, एक पावर होता है, ठीक है, जिसके बेस पर आप क्या करते हैं, दूसरे लोगों को ऑर्डर देते हैं डायरेक्टली कोई काम करने के लिए। तो इसको कहते हैं अथॉरिटी, ठीक है। सो अथॉरिटी इज द राइट और पावर टू डायरेक्ट एक्टिविटी
जिसमें आप क्या करते हैं, अपने ऑर्डर के मुताबिक मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ को लोगों से करवाते हैं, तो इसको कहते हैं अथॉरिटी। ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द ऑब्लिगेशन टू अटेन ऑब्जेक्टिव्स और परफॉर्म सर्टन फंक्शंस, both are derived from one position within the organization and define accountability. The line of authority is such that higher level of management delegate work to those below them in the organization. और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया कि रिस्पॉन्सिबिलिटी से मुराद ये है कि आप कोई काम करने की जिम्मेदारी लेते हैं कि इस काम को करने की मैं जिम्मेदारी लेता हूँ और इसको पूरी दयानतदारी के साथ मैं क्या करूँगा, अंजाम को पहुंचाऊंगा और अपने ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव है उसको क्या करूंगा, फुलफिल करूंगा। इसी तरह से हमारे साथ जो लाइन ऑफ अथॉरिटी होती है, तो लाइन ऑफ अथॉरिटी ये हमारे साथ हायर लेवल मैनेजमेंट होती है। ठीक है। जिसमें क्या करते हैं, जिसमें ये लाइन ऑफ अथॉरिटी में हमारे साथ जो मेंबर्स होते हैं वो अपने से नीचे लेवल के जो मैनेजर्स होते हैं या मेंबर होते हैं उनको ऑर्डर देते हैं। बिल्कुल समझ रही है, बिल्कुल आवाज कट कट आ रही। अच्छा, तो ये फिर आपके सिग्नल्स का मसला होगा ना डियर। सिग्नल्स आजकल मौसम भी ख़राब है तो इस वजह से सिग्नल्स थोड़ा सा इशू करते हैं, तो इस वजह से आप लोग जो है थोड़ा सा जो है गुजारा किया करें और कोशिश किया करें ऐसी जगह पर जो है बैठा करें जहाँ पर सिग्नल्स का इतना इशू ना हो, ताकि आप लोगों को क्लास में किसी किस्म की डिस्टरबेंस ना हो। इसके अलावा रिकॉर्डिंग सर बारिश की वजह से ऐसा हो रहा है। हाँ जी, हमारे पास भी, मेरे पास भी यही सीन है, बारिश हो रही है ना तो शायद इस वजह से सिग्नल थोड़ा प्रॉब्लम हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बारिश की वजह से हो सकता है। यहाँ पर भी सिग्नल जो है सुबह से ड्रॉप्स थे, जिसकी वजह से मैं दोपहर के टाइम क्लास नहीं ले सका अपने पोस्ट आर फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के साथ। तो सिग्नल्स का आजकल बहुत ज़्यादा इशू है, तो खैर गुजारा किया करें थोड़ा बहुत। ठीक है सर, आप वीडियो भी तो भेजते हैं ना, उससे भी गुजारा हो सकता है। जी फिर अगर जी, कोई कमी पेशी हो जाए तो। बिल्कुल बिल्कुल, ये रिकॉर्डिंग भी मैं इसलिए करता हूँ। सर मैंने ये बात करनी थी कि पूरा आ जाते हैं लाइन अथॉरिटी की तरफ। लाइन अथॉरिटी से मुराद ये है कि ये हमारे साथ वो ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट होती है। ठीक है। जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम डायरेक्टली क्या करते हैं, ऑर्डर देते हैं अपने से अंडर जो काम करने वाले लोग होते हैं उनको हम क्या करते हैं, डायरेक्टली ऑर्डर देते हैं ताकि वो हमारे क्या करें, ऑर्डर के मुताबिक काम करें, तो इसको हम लाइन ऑफ अथॉरिटी कहते हैं। स्टाफ अथॉरिटी से मुराद ये है कि इनको ऑर्डर देने का जो है राइट इनके पास नहीं होता। इनका काम ये होता है कि ये लाइन अथॉरिटी में मौजूद जो मेंबर होते हैं उनके साथ एज असिस्टेंट के तौर पर काम करते हैं और उनको मुख्तलिफ चीज़ों पर रिकमेंडेशन देते हैं, उनको एडवाइस देते हैं, उनको सजेशन देते हैं। लेकिन जो स्टाफ अथॉरिटी होती है ये लाइन अथॉरिटी की तरह डायरेक्ट ऑर्डर नहीं दे सकते। ठीक है, अपने अंडर काम करने वालों को। तो लाइन अथॉरिटी और स्टाफ अथॉरिटी में ये दो डिफरेंस है एग्जांपल ये भी हो सकती है ना हम्म सर, इसकी एग्जांपल ये भी हो सकती है ना, जैसे हमारी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट है, वो हमारी लाइन अथॉरिटी है, मतलब वो सबको उसके पास ये कमांड है कि वो सबको अपने ऑर्डर दे सकती है। और स्टाफ अथॉरिटी जो हमारा टीएल है, मतलब जितने भी हम मेंबर्स हैं, बेड साइडर हैं, और जो हमारा टीएल है, टीएल हमें मतलब रिकमेंडेशन और गाइडलाइन तो देता है, लेकिन एक्चुअली जो बेड साइडर है वो पेशेंट के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है, ना कि हमारा टीम लीडर। बिल्कुल बिल्कुल, इस तरह से आप बिल्कुल यही एग्जांपल ले सकते हैं सर, लाइन आप अथॉरिटी और अथॉरिटी स्टाफ को अथॉरिटी ऐसे का। भी कह सकते हो कि लाइन अथॉरिटी आपके पास है कि सब ऑर्डिनेट के दरमियान कम्युनिकेट करना, और हाँ स्टाफ अथॉरिटी कोलीग्स के दरमियान कम्युनिकेट करना। ये हाँ दो जी, टर्म्स आप इस्तेमाल बिल्कुल आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन दोनों में वाहिद डिफरेंस ये है कि लाइन अथॉरिटी में आपको डायरेक्ट ऑर्डर मिलता है। ठीक है, जबकि स्टाफ अथॉरिटी में जो काम करने वाले लोग हैं वो डायरेक्ट ऑर्डर किसी को नहीं दे सकते, वो सिर्फ सजेशन दे सकते, एज असिस्टेंट के तौर पर जो है आपके साथ काम कर सकते हैं लाइन अथॉरिटी में मौजूद मेंबर्स के साथ। तो ये मेन डिफरेंस आप लोग अपने माइंड में रखें तो आप लोगों के लिए बहुत ईजी हो जाएगा। जैसे कि नीचे अगर आप डायग्राम में देखें तो पहले नंबर पर हमारे साथ क्या है, चीफ नर्स एग्जीक्यूटिव है। ठीक है, इसको आप एक लाइन अथॉरिटी के तौर पर ले सकते हैं। इसमें आपके पास क्या है, इसमें आपके पास एक्यूट केयर नर्स प्रैक्टिशनर्स आ जाते हैं,
आपके पास नर्स मैनेजर आ जाते हैं, ठीक है। तो ये सारे क्या है, ये सारे आपके पास लाइन अथॉरिटी है। अब इसके अंडर आपके पास जो और नर्सेस आते हैं, ये स्टाफ नर्सेस, ये आपके पास क्या है, ये स्टाफ अथॉरिटी है। तो ये लाइन अथॉरिटी में जो मौजूद मेंबर्स होते हैं, ये स्टाफ अथॉरिटी को डायरेक्ट ऑर्डर दे सकते हैं, लेकिन जो स्टाफ नर्सेस है ये डायरेक्ट ऑर्डर किसी को नहीं दे सकते, बल्कि ये लाइन अथॉरिटी में मौजूद जो मेंबर्स हैं इनको सजेशन दे सकते हैं कि नहीं सर हमें इस तरह से करना चाहिए या हमें ये काम इस तरह से करना चाहिए, मुख्तलिफ रिकमेंडेशन वो दे सकती है, लेकिन ऑर्डर देने का जो राइट है ये सिर्फ लाइन अथॉरिटी में मौजूद जो मेंबर है उनके पास है। सही है। सो द लीनियर हियरार्ची थ्रू विच एक्टिविटीज इज डायरेक्टेड, ठीक है, वही बात है। और स्टाफ अथॉरिटी से मुराद ये है कि एन एडवाइजरी रिलेशनशिप, इसमें क्या करते हैं जो मेंबर्स होते हैं वो एडवाइस देते हैं, रिकमेंडेशन देते हैं या गाइडेंस आर ऑफर्ड, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द वर्क इज असाइंड टू अदर, ठीक है। लेकिन इनके पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी या ये कमांड नहीं होता कि ये दूसरे लोगों को क्या करे, ऑर्डर दे और दूसरे लोगों से काम ले या दूसरे लोगों को काम हवाले करे। काम इन्होंने खुद भी करना होता है, ये लोग सिर्फ सजेशन दे सकते हैं, एडवाइस दे सकते हैं, रिकमेंडेशन दे सकते हैं। क्लियर है लाइन और स्टाफ अथॉरिटी। और सर ये जो नीचे डायग्राम दी गई है इसको ऑर्गेनोग्राम कहते हैं। और हर हॉस्पिटल और हर ऑर्गेनाइजेशन का एक ऑर्गेनोग्राम होता है जो कि उनके मेन बोर्ड पे या कहीं पे डिस्प्ले होता है। कोई भी मतलब हायर अथॉरिटी कोई राउंड वगैरह करे या कुछ इस तरह करे तो वो सबसे पहले ऑर्गेनोग्राम को या इस तरह देखते हैं, आईएसओ जेसीआई मतलब इस तरह के जब राउंड वगैरह होते हैं उसमें ऑर्गेनोग्राम को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। बिल्कुल मतलब वो डिटेल में जाके हर एक बंदे से पूछते नहीं है, उन्हें पता होता है कि इनकी लाइन अथॉरिटी कौन है, इनकी स्टाफ अथॉरिटी, उनका ये ऐसे ऑर्गेनोग्राम बना होता है। सही जिसमें सबसे पहले हॉस्पिटल का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, फिर उसके बाद मतलब हेड नर्स, उसके बाद नर्सिंग, उसके बाद मतलब पैरामेडिक्स और इस तरह सारा ऑर्गेनोग्राम इस तरह बना होता है। इस डायग्राम को अलग से होता है, वार्ड्स का अलग होता है, हॉस्पिटल की अथॉरिटीज जो है ना, हाँ जी, और सारा के वार्ड में डिवाइड हो जाते हैं, फिर वार्ड्स के बन जाते हैं। हाँ, वो पूरा एक ही बना होता है। मतलब ये कि ये सिर्फ ये वार्ड्स को डिवाइड नहीं करता, ये अथॉरिटी को बताता है कि इस हॉस्पिटल में कौन कौन से लोग हैं और किसके पास मतलब किसकी ज्यादा अथॉरिटी है, फिर उसके नीचे कौन है, फिर उसके नीचे कौन है, फिर उसके नीचे कौन है। बिल्कुल लाइन ऑफ अथॉरिटी ऐसे है। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, फरा इसका दूसरा नाम क्या बताया था? एक तो यार गेनोग्राम था, दूसरा क्या कहा था? गेनोग्राम ही बताया यही है। अच्छा, वो दूसरे दो नाम लिए ना। अच्छा, वो राउंड्स का बताया था कि जेसीआई और इनके आईएसओ जेसीआई के जो राउंड्स होते हैं ना उसमें ऑर्गेनोग्राम सबसे पहले जो भी फाइल होती है किसी भी हॉस्पिटल मतलब किसी भी वार्ड की फाइल होती है उसमें फर्स्ट पेज जो लगता है वो ऑर्गेनोग्राम का लगता है। हाँ, उसका आइडिया सही है। हाँ, तो ये वो वाली बात है। सही है। इसको भी हायरार्की बोलते हैं, हायरार्की। हाँ जी, ये तो इसके स्ट्रक्चर को बोलते हैं ना। नहीं, जो बिल्डिंग जो अभी इसको जो पूरा स्ट्रक्चर है ना उसको हायरार्की बोला जाता है, अभी इसको ऑर्गेनोग्राम नहीं बोला जाता, अभी इसको हायरार्की से मुराद ये है कि सबसे पहले आपके पास एक हायर लेवल टॉप लेवल मैनेजर्स आ जाते हैं, फिर इसके बाद मिडिल लेवल मैनेजर आ जाते हैं, तो हर एक चीज़ जो है स्टेप बाय स्टेप डाउन की तरफ आ रही होती है, तो इसको कहते हैं हायरार्की। ठीक है जी सर। अच्छा जी सर। स्पैन ऑफ कंट्रोल की तरफ आ जाते हैं। स्पैन ऑफ कंट्रोल एड्रेसेस द रियलिस्टिक कंसर्न ऑफ हाउ मेनी एम्प्लॉयज अ मैनेजर कैन इफेक्टिवली सुपरवाइज। के मिसाल के तौर पर जो फरा है ये क्या है, नर्स मैनेजर है, ठीक है। तो ये जो है एट अ टाइम कितने जो है अपने क्या कहते हैं नर्स स्टाफ को हैंडल कर सकती है, ठीक है, अच्छे तरीके से उनको सुपरवाइज कर सकती है। तो इसको कहते हैं स्पैन ऑफ कंट्रोल के आपके अंडर कितने स्टाफ मेंबर्स है जिसको आप सही तरीके से सुपरवाइज कर सकते हैं, उनसे आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स है जो ऑब्जेक्टिव है उसको टाइम पर जो है उनसे पूरा करवा सकते हैं। तो इसको कहते हैं स्पैन ऑफ कंट्रोल। तो इसकी समझ आ गई आपको? जी सर। अच्छा हाँ जी सर। इसके बिल्कुल समझ नहीं आ रही, मुझे तो आवाज नहीं आ रही। अच्छा जी, तो ये तो सिग्नल्स का मसला है, तो इसके लिए फिर आपको ये करना होगा कि थोड़ा सा वेट करना होगा या
आप कुछ अपना जगह बदल लें, ठीक है, ताकि आपकी जो आवाज़ की प्रॉब्लम है ये सही हो जाए, वरना तो आप फिर रिकॉर्डिंग सुन ले। अब बारिश हो रही है तो बारिशों की वजह से ये प्रॉब्लम तो कुछ जगहों पर लाजमी तौर पर होगा। बिल्कुल सर, वेदर की कैन आई वजह से। से समथिंग ऑन इट स्पैन ऑफ कंट्रोल? जी जी बिल्कुल, आप कह सकती हैं। इसमें दो दो चीजें हैं। एक है कि स्पैन ऑफ कंट्रोल के टाइम पीरियड, हम कितने टाइम पीरियड के लिए एक इंस्टीट्यूट से बाउंड होते हैं, ठीक है, या एक बंदा कितने टाइम के लिए बाउंड है, मैनेज कर रहे हैं। तो ये दो बातें हैं इसके अंदर, टाइम सही, पीरियड और लेंथ ऑफ कंट्रोल। बिल्कुल बिल्कुल, टाइम और लेंथ ये दोनों हम इसमें देखते हैं स्पेन ऑफ कंट्रोल में। थैंक यू सो मच। अभी क्लास ख़त्म होगी तो हम दोबारा से 10 मिनट बाद अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि हमारे साथ कम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है। कम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन, इसके नाम से ही आप लोगों को थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो रहा होगा कि कम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन से क्या मुराद है आखिर। यहाँ पर कहते हैं कि कम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन यूजुअली हैव न्यूमरस डिपार्टमेंट्स दैट are highly specialized and differentiated. Authorities is centralized and resulting in a tall organizational structure with many small work groups. सिंपल अल्फाज में कम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से ये बात बताई जा रही है कि कम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन यूजुअली हमारे साथ जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जिसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट बनाए गए होते हैं, और उन डिपार्टमेंट्स को चलाने के लिए हमारे साथ क्या होते हैं, बहुत सारे अथॉरिटीज़ होते हैं, ठीक है, जिनको ये जिम्मेदारियाँ दी गई होती हैं। सो कम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ये हमारे साथ बहुत सारे डिपार्टमेंट पर मुश्तमिल होता है। एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसमें बहुत ज़्यादा जो अथॉरिटी होती है वो सेंट्रलाइज्ड होती है। यहाँ पर सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज का वर्ड आप लोग बहुत ज़्यादा सुनेंगे। तो सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज से मुराद ये है कि सेंट्रलाइज अथॉरिटी से मुराद ये है कि ये हमारे साथ वो सिस्टम होता है जिसमें ऑर्डर्स और फैसले करना जो है सिर्फ एक बंदे के हाथ में होता है। वो क्या करता है, ऊपर से फैसले करता है, ठीक है। और इसमें जो है ये किसी से कोई सजेशन नहीं लेता, किसी से कोई एडवाइस नहीं लेता, बल्कि जो इसको ठीक लगता है वो खुद से उसका क्या करता है, फैसला करता है, और अपने अंडर जो काम करने वाले लोग हैं उनको अपना फैसला सुनाते हैं, और फिर उन्हीं लोगों से अपने फैसले पर अमल दरामद करने के लिए कहते हैं। तो इस तरह के जो अथॉरिटीज़ होते हैं इसको सेंट्रलाइज अथॉरिटीज़ कहते हैं। डिसेंट्रलाइज अथॉरिटी से मुराद ये है कि इसमें हमारे साथ जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के लोग होते हैं तो वो भी क्या करते हैं, सिचुएशन के मुताबिक कुछ हद तक ख़ुद से डिसीजन लेते हैं, और इसके साथ साथ जो सरबराह होते हैं ऑर्गेनाइजेशन का, तो उनके साथ बैठ कर क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं, और मुख्तलिफ फैसलों को करने से पहले जो है वो डिस्कशन करते हैं, एक दूसरे के साथ चीज़ों को डिस्कस करते हैं, और उसके बाद जो है मिलजुल कर क्या करते हैं, एक बाहमी फैसला करते हैं। तो इस तरह की जो अथॉरिटीज़ होती है इसको क्या कहते हैं, इसको डिसेंट्रलाइज अथॉरिटीज़ कहते हैं। तो कम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन में ज़ाहिरी बात है हमारे साथ बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जिसमें हमारे साथ बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, और हर एक डिपार्टमेंट का अपना एक ख़ास फंक्शन होता है, अपना एक ख़ास रोल होता है, ठीक है। तो इन डिपार्टमेंट्स को हमने क्या किया होता है, डिवाइड किया होता है डिफरेंट फंक्शंस के लिए, डिफरेंट रोल के लिए, और इसका एक सेंट्रलाइज अथॉरिटी होती है जिसको एक बंदा जो है वो ऊपर से चला रहा होता है, वो ऊपर से लोगों को ऑर्डर देता है, ठीक है, और उसी ऑर्डर के मुताबिक ऑर्गेनाइजेशन जो है ये काम कर रही होती है। तो इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन को हम क्या कहते हैं, कम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। इसी तरह से जो लिस्ट कम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, तो लिस्ट कम्प्लेक्स से मुराद ये है कि ये बड़े ऑर्गेनाइजेशन नहीं होते, ये छोटे पैमाने पर मुश्तमिल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जिसमें इतने ज़्यादा डिपार्टमेंट भी नहीं होते, ठीक है। और इसी तरह से have flat structure, authority is decentralized with several managers supervising large work
ग्रुप, ठीक है, जिसमें बहुत सारे मैनेजर जो है वो मिलजुल कर क्या कर रहे होते हैं, जो ग्रुप है, ठीक है, उसको चला रहे होते हैं, उनसे काम ले रहे होते हैं। एमसीक्यूज में आपके एग्जाम में इसके हवाले से ऐसे एमसीक्यूज आ सकते हैं कि विच वन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हैव सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी या डिसेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी। तो कम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन में आपके पास जो अथॉरिटी होती है वो सेंट्रलाइज होती है, ठीक है, जिसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। और जो लिस कम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें ये हमारे साथ फ्लेट स्ट्रक्चर होती है, और इसके साथ साथ इसमें अथॉरिटी डिसेंट्रलाइज होती है, जिसमें बहुत सारे मैनेजर्स जो है वो क्या करते हैं, लार्ज वर्क ग्रुप को क्या कर रहे होते हैं, मैनेज कर रहे होते हैं, उसको सुपरवाइज कर रहे होते हैं। तो ये क्लियर है। ये ऑटोक्रेसी और ब्यूरोक्रेसी का लफ्ज भी इस्तेमाल मतलब एमसीक्यूज में हो जाएगा कि ऑटोक्रेसी किस ऑर्गेनाइजेशन का स्टाइल है और ब्यूरोक्रेसी किस का स्टाइल है। बिल्कुल बिल्कुल, ये आगे स्लाइड में भी आएगा, और ऑलरेडी आप लोग ब्यूरोक्रेसी जो है वो पढ़ चुके हैं। तो ब्यूरोक्रेसी का मतलब जो है ये आप लोगों को पता होना चाहिए। बाद औक़ात इतने आसान एमसीक्यूज आ जाते हैं कि आप खुद हैरान होते हैं। मतलब ये है कि आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि व्हाट इज़ मीन बाय ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी से क्या मुराद है। तो ब्यूरोक्रेसी से मुराद ये है कि जहाँ पर हर एक बंदे को अपने ख्यालात का इजहार करने का क्या हो, उनको आज़ादी हो, ठीक है, तो इसको कहते हैं ब्यूरोक्रेसी। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, तो ये आपको इस तरह से मिलेंगे। इसका एक हेड होता है, ठीक है, जो कि खुद से ऊपर से क्या करते हैं, खुद से ऑर्डर जारी करता है। ये ऑर्डर फिर अपने अंडर जो काम करने वाले मैनेजर होते हैं उनको देते हैं, फिर ये मैनेजर अपने अंडर काम करने वाले लोगों को देते हैं, ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं। फिर ये दोनों अपने अंडर काम करने वालों को देते हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं, और इनके अंडर जो काम करने वाले लोग हैं फिर उस ऑर्डर पर क्या करते हैं, अमल पैरा होता है। तो एक स्टेप वाइज जो है ऑर्डर नीचे की तरफ जाती है, और फिर नीचे से ऊपर की तरफ वापस जो है जो हेड होते हैं ऑर्गेनाइजेशन की उनको जाती है। तो ये हमारे साथ जो कम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन होती है वहाँ पर आपको इस तरह के स्ट्रक्चर जो है नज़र आएंगे। इसी तरह से जो आपके पास लिस्ट कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होते हैं, तो इसमें उसमें इतने ज़्यादा डिपार्टमेंट नहीं होते, ये आप देख सकते हैं। ये हमारे साथ फ्लेट होता है। फ्लेट से मुराद ये है कि ये हमारे साथ इतना पेचीदा ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता। इसमें सिंपल अल्फाज में हमारे साथ कुछ सुपरवाइजर्स होते हैं, ठीक है, जो कि क्या करते हैं, मिलजुल कर क्या कर रहे होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को चला रहे होते हैं। और हर एक काम को करने के लिए ये सारे जो है मिलकर क्या करते हैं, बैठते हैं, डिस्कशन करते हैं, और एक मुत्तफ़िका फैसला करते हैं, जिसके बेस पर ये आगे फिर अपने ऑर्गेनाइजेशन को चलाते हैं। तो क्लियर है आपको कम्प्लेक्स और लेस कम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन? जी सर। ओके जी, वेरी गुड। फिर इसके बाद हमारे साथ जो दूसरी थ्योरी आती है, ठीक है, ह्यूमनिस्टिक थ्योरी आती है। ह्यूमनिस्टिक थ्योरी, इसके नाम से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये हमारे साथ एक ऐसी थ्योरी थी जिसमें इस बात पर बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया गया था कि ऑर्गेनाइजेशन में मौजूद जो ह्यूमन बीइंग होते हैं, जो वर्कर होते हैं, तो इनका ख़्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनको थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी के साथ रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि अगर इनका हम ख़्याल नहीं रखेंगे, इनकी हम जो है स्टेटस का ख़्याल नहीं रखेंगे, मतलब कंडीशन का ख़्याल नहीं रखेंगे, जिस एनवायरनमेंट में इनसे हम काम ले रहे हैं, अगर ये एनवायरनमेंट इनके लिए स्टेबल ना हो, तो फिर हम इनसे अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल जो है वो अचीव नहीं करवा सकते। क्योंकि ऐसे एनवायरनमेंट जहाँ पर ये लोग अनस्टेबल रहेंगे, अनकंफर्टेबल रहेंगे, तो किस तरह से ये लोग अपने काम पर तवज्जो देंगे और अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को जो है वो अचीव कर सकेंगे। सो ह्यूमनिस्टिक थ्योरी जो है ये कब प्रपोज हुई, जब क्लासिकल थ्योरी पर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ, क्लासिकल थ्योरी को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया, तो इसके नतीजे में हमारे साथ एक दूसरी थ्योरी वजूद में आती है जिसको क्या कहते हैं, ह्यूमनिस्टिक थ्योरी कहते हैं। अ ह्यूमन रिलेशन अप्रोच आइडेंटिफाई इन 1930, जिसमें ह्यूमन रिलेशन के बारे में बात की गई थी, जो कि 1930s में जो है ये क्या हुआ था, इस पर बात हुई थी। A major assumption of this theory is that people desire social relationship, respond to group pressures and search for personal fulfillment, ठीक है। इस थ्योरी का जो बुनियादी पॉइंट था वो यही था कि ऑर्गेनाइजेशन में मौजूद हमारे साथ जो लोग होते हैं, तो
हर एक इंसान की ये एक नेचर है कि वो दूसरे लोगों के साथ जो है अपनी जान पहचान बनाने की कोशिश करते हैं, मतलब रिलेशनशिप कायम करने की कोशिश करते हैं, इसी तरह से ग्रुप में रहना पसंद करते हैं, या इसी तरह से अपने ज़ाती ताल्लुकात जो है उसको बढ़ाने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं, या उसके लिए जो है कोशिश करते हैं। तो इस थ्योरी में जो है मेन पॉइंट यही बताई गई थी कि लोग जो होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, डिज़ायर ख्वाहिश करते हैं सोशल रिलेशनशिप का, कि एक दूसरे के साथ उनका एक तरह का क्या हो, रिलेशनशिप हो, एक जान पहचान हो, इसी तरह से ग्रुप में वो काम करे और अपनी जो पर्सनल फुलफिलमेंट है, ठीक है, उसको क्या करे, उसको आइडेंटिफाई करे, उसको पूरा करे। सो पीपल ओरिएंटेड सीक प्रॉफिट फॉर ह्यूमन, ठीक है, जिसमें लोग जो है एक दूसरे को जाने, एक दूसरे के साथ उनका जो है जान पहचान हो जाए। पीपल ओरिएंटेड से मुराद ये है कि एक दूसरे के साथ लोगों का जो है जान पहचान हो जाए और एक दूसरे से ये क्या करें, फ़ायदा उठा सके। सो दिस theory was developed as the result of a series of studies conducted by the Western Electric Company at its Hawthorne plant in Chicago. चिकागो में एक हॉथॉर्न प्लांट था, ठीक है, इलेक्ट्रिक कंपनी थी, वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी थी चिकागो में, तो उनका एक प्लांट था। तो इस थ्योरी की जो डेवलपमेंट है वो इसी प्लांट में जो लोग काम कर रहे थे, तो उसको ऑब्जर्व करते हुए एक थ्योरिस्ट ने जो है ये थ्योरी प्रपोज की थी बेस्ड ऑन द सर आइडिया। जी जी सर इसकी बेस में ना ये शिकागो का सर ये हुआ है जो में मई 1 मई को हम लोग जो में मजदूर अपने मजदूरों को देखा, ठीक है, तो इन्होंने फिर इस थ्योरी को क्या किया, प्रपोज किया। इस थ्योरी का जो बुनियाद था वो क्या था, बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ ह्यूमन नीड्स एंड ह्यूमन वैल्यूज, जिसमें ये थ्योरी बनाने का जो बुनियादी मकसद था और इसका जो बेस था वो यही था कि इंसानों की बुनियादी ज़रूरियात और इंसानों की अहमियत का जो है वो हमें बताते हैं कि हमें, अगर हम मज़दूर से काम ले रहे हैं तो मज़दूर हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये क्या है, ये कोई इंसान नहीं है और इसकी हम कदर नहीं करेंगे या इनका हम ख्याल नहीं रखेंगे, इनके हकूक़ को जो है पामाल किया जाएगा, ऐसा नहीं है। बल्कि इन्होंने जो है ह्यूमन नीड्स और ह्यूमन वैल्यूज़ के हवाले से जो है इस थ्योरी में बताया था कि अगर हम ह्यूमन्स नीड्स का ख्याल रखेंगे, मज़दूरों की जो ज़रूरियात है उसका ख्याल रखेंगे, उनको हम इम्पोर्टेंस देंगे, ठीक है, उनको हम क्या करेंगे, उनकी बात को हम सुनेंगे, तो इस तरह से ये मज़दूर जो है ये हमसे क्या होंगे, सेटिस्फाई होंगे, हमसे जो है ये मुतमईन होंगे, और जहाँ पर ये काम कर रहे होते हैं वहाँ उस जगह से ये लोग मुतमईन रहेंगे। तो इस तरह से ये दिल लगाकर काम करेंगे और हमारे ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या होंगे, वो टाइम पर पूरा होंगे और हमारे ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रोडक्टिविटी है उसमें बेहतरी आएंगी। तो इस थ्योरी में क्या बात बताई गई थी, द इलेक्ट्रिक कंपनी हैड स्पेशली मेड रिसर्च टू डिटरमाइन देयर वाज अ रिलेशनशिप बिटवीन प्रोडक्टिविटी एंड वर्क एनवायरनमेंट। इन्होंने क्या किया, एक रिसर्च किया जिसमें इन्होंने ये इस बात का क्या करना था, इस बात को मालूम करना था कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रोडक्टिविटी है ये और इसके साथ साथ जो वर्किंग एनवायरनमेंट है, आया ये दोनों जो है एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं या नहीं, आया ये दोनों जो है एक दूसरे की वजह से इफ़ेक्ट होते हैं या नहीं। सो द ओरिजिनल पर्पस ऑफ द हॉथॉर्न स्टडीज वाज to examine how different aspects of the working environment such as lighting, the timing of breaks and the length of the work day had on worker productivity की, ठीक है। तो इस रिसर्च में इनका जो बुनियादी पर्पस था वो यही था कि किस तरह से जो वर्किंग एनवायरनमेंट के मुख्तलिफ हमारे साथ एस्पेक्ट है, जिसमें जो वर्किंग एनवायरनमेंट है वहाँ पर प्रॉपर लाइटिंग सिस्टम का होना, या जो ब्रेक का टाइम पीरियड होता है, ठीक है, जिसमें मज़दूर ब्रेक करते हैं, खाना खाते हैं, थोड़ा सा रिफ़्रेश होते हैं, ये हो गया, और इसके साथ साथ 24 आवर्स में उनका जो काम करने का जो टाइम पीरियड होता है, तो ये आया वर्कर की जो प्रोडक्टिविटी है इसको मुतासिर करती है या नहीं। तो इसको जानने के लिए इन्होंने क्या किया था, एक रिसर्च किया था।
जिसके नतीजे में क्या इनको मिला, द रिजल्ट वॉज सरप्राइजिंग एंड द रिसर्चर कंक्लूडेड एट द टाइम दैट वर्कर वर एक्चुअली रिस्पॉन्डिंग टू द इंक्रीज अटेंशन फ्रॉम देयर सुपरवाइजर। ठीक है, जिसके नतीजे में इनको ये पता चले कि हमारे जो वर्कर है ये तभी एक्टिवली काम कर सकते हैं जब इनको इनके सुपरवाइजर्स की तरफ से क्या हो, अटेंशन मिलती हो, सुपरवाइजर की तरफ से इनको अगर सपोर्ट मिलती हो, इनको अगर मोटिवेशन मिलती हो, तो इस तरह से इनकी जो वर्क है ये क्या होती है, इम्प्रूव होती है। हमारी जो प्रोडक्टिविटी है इसमें क्या आता है, बेहतरी आती है। तो ये नतीजा जो है इन्होंने अपने रिसर्च से क्या किया था, आगाज़ किया था, और यही बात जो है इन्होंने अपनी थ्योरी में भी बताई थी कि हमारे साथ जो ह्यूमनिस्टिक थ्योरी है वो हमें यही बात बताती है कि आप अगर अपने ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस करना चाहते हैं, प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन में अपने जो मेंबर्स हैं उनके साथ ऐसा रिलेशनशिप रखना होगा कि वो आपसे क्या हो, सेटिस्फाई हो। ठीक है, उनको आप अटेंशन देंगे, उनको आप टाइम देंगे, उनकी आप बात को सुनेंगे तो वो आपसे मुतमईन रहेंगे। ठीक है, और वो फिर क्या करेंगे, वो फिर दिल और जान से ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे और अपने ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रोडक्टिविटी है उसमें बेहतरी लाएंगे। The effect was first described in the 1950s by the researcher Henry A. Landberger during his analysis of experiment conducted during the 1920s and 1930s. The phenomena is named on the location where the experiment took place. ठीक है, इसी तरह से इस रिसर्च के जो इफेक्ट है इसको सबसे पहले 1950s में रिसर्चर हेनरी ए लैंडबर्गर ने जो है क्या किए थे, डिस्क्राइब किए थे। जब वो एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे 1950s और 1930s के टाइम पीरियड के दौरान, वो कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे अपने वर्कर्स पर, तो ये बातें जो हैं इन्होंने क्या की थी, इसकी वजाहत की थी। और इसी तरह से इसको ये नाम भी फिर उसी प्लेस की वजह से दिया गया था जहां पर ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। द हार्टोन इफेक्ट इज अ टर्म रेफरिंग टू द टेंडेंसी ऑफ सम पीपल टू वर्क हार्डर एंड परफॉर्म बेटर व्हेन दे participate in an experiment. The term is often used to suggest that individual may changes their behavior due to the attention they are receiving from the researcher. मिसाल के तौर पर जब आप अपने मिसाल के तौर पर आपके पास अपने बच्चे हैं, ठीक है, आप उनको खेलने के लिए जो है पार्क ले जाते हैं, तो मिसाल के तौर पर वो जब खेल रहे होते हैं और आप उनको देख रहे होते हैं, तो बच्चे जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिवली उस गेम में जो है बहुत ज़्यादा अपना इंटरेस्ट शो कर रहे होते हैं, या किसी काम में जो है इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा शो कर रहे होते हैं, क्योंकि आप उनको देख रहे होते हैं तो वो क्या कर रहे होते हैं, अपने इंटरेस्ट को शो करते हैं। बिल्कुल इसी तरह से इस थ्योरी में भी ये बात बताई गई थी कि जो वर्कर होते हैं तो वो उस टाइम अपना जो इंटरेस्ट होता है वो ज़्यादा शो करते हैं जब उन पर जो है अपने सुपरवाइज़र की नज़र होती है, या अपने सुपरवाइज़र उनको जब सपोर्ट कर रहे होते हैं, उनको जब अटेंशन दे रहे होते हैं, तो इस दौरान इनका जो बिहेवियर होता है इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आ जाती है और इनकी जो वर्किंग कैपेसिटी होती है वो ज़्यादा अच्छी हो जाती है। ठीक है, तो ये बात जो है इन्होंने ह्यूमनिस्टिक थ्योरी में बताई थी। अच्छा जी, ह्यूमनिस्टिक थ्योरी का जो नतीजा है, समरी है, वो आप क्या निकालेंगे? अगर आपसे लोग कहे कि ह्यूमनिस्टिक थ्योरी में बुनियादी क्या बात बताई गई थी, तो आपने बताना है कि ह्यूमनिस्टिक थ्योरी में बुनियादी बात यही बताई गई थी कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की अगर प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी, प्रोफिशिएंसी को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो इस ऑर्गेनाइजेशन का जो एनवायरनमेंट है, इस एनवायरनमेंट में जो वर्कर काम कर रहे हैं, ठीक है, तो वो एनवायरनमेंट जो है उन वर्कर के लिए सूटेबल होना चाहिए, कंफर्टेबल होना चाहिए। इसके साथ साथ वर्कर के साथ सुपरवाइज़र की जो रिलेशनशिप है वो अच्छी होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, प्रॉपर पूरा सपोर्ट सुपरवाइज़र की तरफ से जो है वर्कर के साथ होना चाहिए। तो इस तरह से वर्कर जो है वो फिर एफिशिएंट तरीके से ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं, जो ऑब्जेक्टिव है, उसको अचीव करने के लिए सरगर्म रहेंगे। तो ये जो बुनियादी बात है ह्यूमनिस्टिक थ्योरी में बताई गई थी, ठीक है, कि अपने वर्कर से अगर आपने काम लेना है तो आपने अपने वर्कर्स की इज्जत करनी है, उनको रिस्पेक्ट देना है, उनका ख्याल रखना है, तभी आप अपने ऑर्गेनाइजेशन की गोल्स अचीव कर सकेंगे। क्लियर है?
जी सर। यस सर। अच्छा जी, वेरी गुड। देखिए, मैं जो आप लोगों के साथ डिस्कशन कर रहा हूँ ना, तो ये इंतहाई इनफॉर्मल लैंग्वेज में मैं आप लोगों के साथ जो है डिस्कशन कर रहा हूँ। मतलब ऐसे है जैसे कि फ्रेंड्स जो है बात कर रहे हो, और बिल्कुल फ्रेंडली माहौल में आप लोगों के साथ डिस्कशन करता हूँ, सिंपल अल्फाज को यूज़ करते हुए, ताकि आप लोगों को हर एक वर्ड की अच्छी तरीके से समझ आ जाए, तो आप लोगों के लिए फिर समझना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। तो समझने की कोशिश किया करें, जहाँ पर आप लोगों को प्रॉब्लम हो तो फिर आप लोग पूछ सकते हैं। अब आ जाते हैं जी सर। सिस्टम थ्योरी की तरफ। सिस्टम थ्योरी क्या है? सिस्टम थ्योरी इज वन ऑफ द डोमिनेंट ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरीज इन मैनेजमेंट टुडे। Organizational theory defines system as a set of interrelated parts arranged in a unified whole। ठीक है। सिस्टम थ्योरी जो है ये आजकल के ज़माने में मैनेजमेंट के हवाले से बहुत ज़्यादा मानी और जानी जाने वाली क्या है, एक थ्योरी है। ठीक है, जिसको बहुत ज़्यादा फॉलो किया जाता है। ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी डिफाइन सिस्टम। ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी जो है ये सिस्टम को ऐसे डिफाइन करती है कि सिस्टम जो है ये हमारे साथ एक दूसरे से रिलेटेड पार्ट पर मुश्तमिल क्या होता है, एक सिस्टम होता है जिससे हमारे साथ पूरा सिस्टम बनता है। मतलब बहुत सारे पार्ट जो कि एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड होते हैं, एक दूसरे के साथ वो इंटर कनेक्टेड होते हैं, एक दूसरे के साथ उसका एक ताल्लुक होता है। तो ये सारे पार्ट जो है मिलकर क्या करते हैं, एक पूरे सिस्टम को बनाते हैं। तो ये डिफिनीशन सिस्टम की ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी ने की है। ठीक है, कि सिस्टम इज अ सेट ऑफ इंटर रिलेटेड पार्ट। इंटर रिलेटेड पार्ट का एक सेट होता है जो कि इस तरीके से अरेंज हुए होते हैं जिससे हमारे साथ एक पूरा ऑर्गेनाइजेशन बनता है। ठीक है। It treat an organization as either an open or closed system. Closed system is not affected by its environment. इसी तरह से सिस्टम जो है ये हमारे साथ ऑर्गेनाइजेशन को दो तरीकों से ट्रीट करता है, एक ओपन सिस्टम और एक क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम हमारे साथ वो सिस्टम होते हैं जिस पर एक्सटर्नल मतलब इर्द गिर्द माहौल का, कोई बाहर के इर्द गिर्द का माहौल का जो है इस पर कोई असर नहीं होता, तो इसको क्लोज सिस्टम कहते हैं। ठीक है। और ओपन सिस्टम से मुराद ये है जो कि अपने इर्द गिर्द माहौल की वजह से वो मुतासिर हो सकता हो, मुतासिर होता हो, तो इसको हम ओपन सिस्टम कहते हैं। सो मोस्ट अप्रोचेस ट्रीट एन ऑर्गेनाइजेशन एज एन ओपन सिस्टम। सिस्टम थ्योरिस्ट बिलीव all organization components are interrelated. Change in one component may affect all other components are include input, throughput and output। अच्छा जी, अब हमारे साथ जो ज़्यादातर थ्योरिस्ट है, ठीक है, सिस्टम के थ्योरिस्ट है, वो ये बिलीव करते हैं कि हमारे साथ जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं तो इनकी मिसाल ऐसी है जैसे कि एक ओपन सिस्टम जो कि अपने इर्द गिर्द माहौल की वजह से मुतासिर होता रहता है। और इसी तरह से अगर हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में किसी एक चीज़ को चेंज करते हैं, किसी एक कंपोनेंट को हम ऑर्गेनाइजेशन की चेंज करते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन का वो एक कंपोनेंट चेंज होने की वजह से पूरी ऑर्गेनाइजेशन पर जो है उसका असर पड़ता है। तो ये बात जो है सिस्टम थ्योरी में थ्योरिस्ट ने जो है बताई थी। इसी तरह से सिस्टम के सर जो हम इसकी बेस्ट एग्जांपल एक कंप्यूटर सिस्टम की एग्जांपल ले सकते हैं, जहाँ पे हमारे पास सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस मिलकर एक कंप्यूटर सिस्टम बनाएंगे। अगर हमारे पास सीपीयू नहीं है देन वो हमारे पास वर्क करेगा ही नहीं कंप्यूटर सिस्टम। तो अगर बिल्कुल एक भी चीज खराब है तो हमारा सिस्टम नाकारा है। बिल्कुल बिल्कुल डेफिनेटली गुड। बिल्कुल यही एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। इसी तरह से आप क्या कहते हैं, इन्वायरमेंट का एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। चूँकि हम एज अ नर्स जो है और लीडरशिप मैनेजमेंट को डिस्कस कर रहे हैं, तो पेशेंट के लिए अगर इन्वायरमेंट स्टेबल ना हो, ठीक है, तो पेशेंट हील अप नहीं होगा। आप लोग ऑलरेडी इन्वायरमेंटल थ्योरी में पढ़ चुके हैं फ्लोरेंस नाइटिंगेल का, ठीक है, जिसमें उन्होंने इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट करार दिया है पेशेंट के हेल्थ स्टेटस का, कि अगर पेशेंट के इर्द गिर्द माहौल जो है वो स्टेबल ना हो, ठीक है, माहौल में मौजूद वेंटिलेशन सिस्टम स्टेबल ना हो, क्लीन वाटर मौजूद ना हो, ठीक है, इसी तरह से न्यूट्रिशन स्टेटस जो है ये सही ना हो, तो ये सारी चीज़ें जो है इस इन सारे कंपोनेंट में एक भी चीज़ मिस हो तो इसकी वजह से आपका जो
पेशेंट है वो क्या होगा, मुतासिर होगा। तो इस तरह भी आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल आप ओपन सिस्टम के ले सकते हैं। इसके जो कंपोनेंट है मेन वो 3 है। एक इनपुट होता है, एक थ्रूपुट या एक थ्रूपुट होता है, और एक हमारे साथ आउटपुट होता है। थ्रूपुट को जो है प्रोसेस भी कहते हैं, ठीक है। सो इनपुट में आपके ऑर्गेनाइजेशन के स्टाफ मेंबर्स आ जाते हैं, मुख्तलिफ आपके पास रिसोर्सेज आ जाती है जिसके ज़रिए आपने ऑर्गेनाइजेशन के काम करने होते हैं। थ्रूपुट में आपके पास वो प्रोसेस आ जाता है जो आपने क्या करना होता है, उस इनपुट के ज़रिए करना होता है, और आउटपुट में आपके पास आउटकम आते हैं। सो यहाँ पर रिसोर्सेज या इनपुट की अगर हम बात करें तो इनपुट लाइक एम्प्लॉयज़ हो गए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, या हॉस्पिटल पेशेंट हो गए, फिजिशियन हो गए, मटेरियल, मनी, इक्विपमेंट एंड इंफॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें आपके रिसोर्सेज या इनपुट में आता है। और ये आपके केएमयू एग्जाम में भी इससे एमसीक्यूज आया हुआ था। अगर मैं आपको पास पेपर शेयर करूं तो आप लोगों को इनपुट, आउटपुट या थ्रूपुट के हवाले से लाजमी तौर पर 2 या 1 एमसीक्यूज मिलेंगे, तो इसलिए इसको गौर से समझें। रिसोर्सेज या इनपुट से मुराद ये है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉयज़ है, या पेशेंट्स हो गए, या फिजिशियन, या मटेरियल, या मनी, या इक्विपमेंट, या कोई भी इंफॉर्मेशन, ठीक है, जो कि एक गोल को अचीव करने के लिए हमें दरकार होती है, जिससे हमने काम लेना होता है, ठीक है, जिसके ज़रिए हमने काम को स्टार्ट करना होता है। तो ये आपके रिसोर्सेज या इनपुट में आता है। इसी तरह से प्रोसेस, जिसको हम थ्रूपुट भी कहते हैं, तो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एनर्जी एंड रिसोर्सेज आर यूटिलाइज एंड ट्रांसफॉर्म, ठीक है। प्रोसेस या थ्रूपुट जो है ये हमारे साथ ऑर्गेनाइजेशन में वो स्टेज होता है जिसमें हम क्या कर रहे होते हैं, अपने रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए एक ऑब्जेक्टिव, एक गोल की तरफ जो है बढ़ रहे होते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, प्रोसेस कहते हैं। हम कहते हैं ना कि प्रोसेसिंग हो रही है, मतलब उस पर काम हो रहा है, अभी हुआ नहीं है लेकिन उस पर हो रहा है, तो इसको कहते हैं प्रोसेस या थ्रूपुट। जबकि आखिर में आपके पास जब प्रोसेसिंग हो जाती है तो आखिर में आपके पास आता है प्रोडक्ट, जिसको हम आउटपुट भी कहते हैं। तो प्रोडक्ट आपके पास एजुकेशन हो गई, रिस्टोर हेल्थ, किसी की एबनॉर्मल हेल्थ को आप दोबारा से क्या कर देते हैं, रिस्टोर कर लेते हैं, बहार कर लेते हैं, या जो डिसेबल है उसको आप रिहेबिलिटेट कर लेते हैं, उसकी रिहेबिलिटेशन आप कर लेते हैं। डिजीज़ से जो है लोगों को प्रोटेक्ट करना, या हेल्थ को क्या करना, प्रोमोट करना, तो ये आपकी क्या है, ये आपकी आउटपुट है, प्रोडक्ट्स है, ठीक है। इसी तरह से फीडबैक, आपके पास पॉजिटिव फीडबैक भी आ सकता है और नेगेटिव फीडबैक भी आपके पास आ सकता है। तो ये आपके पास किस चीज़ के कंपोनेंट है, ये आपके पास सिस्टम के कंपोनेंट है। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होंगी। एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर, इसी सिस्टम थ्योरी में जो आपने क्लोज सिस्टम और ओपन सिस्टम बताया, थोड़ा सा उसको एलैबोरेट कर देंगे प्लीज। क्लोज सिस्टम और ओपन सिस्टम के हवाले से ये बात इसमें हुई कि क्लोज सिस्टम, सिंपल अल्फाज में क्लोज किसे कहते हैं, बंद, ठीक है। मिसाल के तौर पर आप जो है तरमास में गर्म पानी डाल दे, ठीक है, और उस तरमास को फिर आप क्या करें, आइस में डाल दे, मतलब उसको जो है आप बर्फ़ में रख दे, तो अंदर जो गर्म पानी होगा, ठीक है, आप इस तरमास को बर्फ़ में रखने के बावजूद अंदर गर्म पानी जो है वो उसी तरह से गर्म रहेगा। बाहर का जो माहौल है वो इस गर्म पानी पर कोई असर नहीं कर रहा। तो इसको आप क्या कहेंगे, इसको आप क्लोज सिस्टम कहेंगे। ओपन सिस्टम से मुराद ये है कि जिस पर अपने इर्द गिर्द के माहौल के असरात का क्या हो, असर हो, इर्द गिर्द के माहौल उसको क्या करते हो, इफ़ेक्ट करते हो। मिसाल के तौर पर हम अपने एग्ज़ाम्पल ले ले, गर्मियों में जो है हमें गर्मी लगती है जिसकी वजह से हम अपने आप को कूल रखने की कोशिश करती है, और सर्दियों में हमें सर्दी लगती है जिसकी वजह से हम अपने आप को गर्म करने की कोशिश करते हैं। तो हमारा जो इर्द गिर्द का माहौल है इसका हम पर बहुत गहरा असर पड़ रहा है। तो हम यहाँ पर एज अ ओपन सिस्टम के तौर पर एग्जाम्पल बन चुके हैं। तो ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम में ये दो डिफरेंस है, ठीक है। जी सर, क्लियर, थैंक यू। हेलो, कोई क्वेश्चन है?
पैसों के बगैर Investment फाइनेंशियल रिसोर्स है ना, फाइनेंशियल रिसोर्स के बगैर आप किस तरह से कोई काम स्टार्ट कर सकते हैं। आजकल के जी ज़माने सर, में मनी कोई भी, इन्वेस्ट करेंगे उसमें। हाँ, कोई भी काम स्टार्ट करने के लिए आपको थोड़ी बहुत फाइनेंशियल रिसोर्सेज यूज़ करने पड़ते हैं, चाहे वो कम क्यों ना हो, 1 रुपए भी क्यों ना हो, तो 1 रुपए भी ये आपकी फाइनेंशियल रिसोर्स है। तो ह्यूमन रिसोर्सेज के साथ-साथ फाइनेंशियल रिसोर्सेज का आपने यूज़ करना होता है, मटीरियल की जो ज़रूरत होती है वो आपने यूज़ करना होता है। तो एक काम करने के लिए आपको जितनी भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो लोगों के फ़ार्म में हो, पैसों के फ़ार्म में हो या मुख्तलिफ़ मटीरियल के फ़ार्म में हो, तो ये आपके इनपुट या रिसोर्स में आएगा। इसके बगैर आप काम स्टार्ट नहीं कर सकते। ठीक है? तो आज के लिए यस सर। इतना काफ़ी है मेरे ख़्याल से। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में फिर इसको मज़ीद हम डिस्कस